हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 8। बीटीबीसी का बुक है, बिहार सरकार के द्वारा जो बुक चलाया जाता है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन। पहला अध्याय आपका है संसाधन क्या है। तो संसाधन यहाँ पर लिखा भी गया है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ क्या हैं, संसाधन। तो हम चलिए इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो लगभग यहाँ से क्वेश्चन संसाधन से पूछे जाते हैं। कहाँ पर कौन सा पहाड़ है और वहाँ पर क्या मिलता है, उससे हमें जो है क्या क्या प्राप्ति होती है। सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये सब आप जानते हैं कि सोना जमुई में है। तो आप जानते हैं कि चूना पत्थर कहाँ पर, कैमूर में है। ये सब जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर क्या है। 3-4 जो है पार्ट में ये संसाधन के वीडियो आपको आएंगे। और यहाँ पर इकाई 1 है, इकाई 4 तक है इसमें टोटल। तो हम धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। और कृषि के बारे में भी है और जो भी है परिवहन है, सारे जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम एक एक करके बहुत अच्छी प्रकार से हम इसका जो है अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करिए आप। यहाँ पर है संसाधन क्या है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत एक बार शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। नियत समय पर सभी बच्चे बस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़, पौधे, पहाड़ सभी पीछे छूटते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नज़र पड़ी। उस पर लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं, इनकी रक्षा करें। सलमा सोचने लगी, संसाधन क्या होता है। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, यह संसाधन क्या होता है। गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमेशा नए नए संसाधनों और बहुत जो है तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जीव जंतु वस्तुएं तथा पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। ये सब समझ गए आप। जो भी मतलब जीव हो, जंतु हो, पदार्थ हो, सारे के सारे क्या होंगे, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं वो क्या होंगे, संसाधन होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, तेल, खेत, जो भी आप होते हैं, खेत, तालाब इत्यादि सभी के सभी क्या हैं, संसाधन हैं। सलमा बीच में बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। गोविंद बोला, हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं हों, मानव निर्मित वस्तुएं हों, स्वयं मानव भी क्या है, संसाधन है। स्वयं मानव भी संसाधन है। ऐसे भी समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त बालू, जो भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। इसमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है। अतएव क्या है, ये संसाधन हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी संसाधन की उपयोगिता। तो गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे। नदी का किनारा काफ़ी चौड़ा था। पानी बीच में बह रहा था। दोनों और बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ जो है लगाने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा, यहाँ तो रेत ही रेत है, परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है। कोई वहाँ इसे फैलाकर खेलने भी नहीं देता। ऐसा क्यों? सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौंध रहे थे। वह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से ये संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके विविध उपयोग हैं, इसीलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर
आ जाता है। जैसा जो है उपयोग होगा उसका उसका उतना ही मूल्य होगा। जैसे जैसे देखेंगे, जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियाँ के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाए जाते हैं। जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। आप लकड़ी को कितना में लेते हैं? 10,000 20,000 में एक जो है पेड़ खरीद लेते हैं। अब वही जो है एक पेड़ का आप पलंग बना दीजिए, दीवान खोच बना दीजिए, वो कितना में बिकेगा? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में बिकेगा। तो यहाँ पर वस्तु की जो है मूल्य में वृद्धि हुई, उसके हिसाब से मूल्य में वृद्धि हुई, जो अंतर हुआ उसके हिसाब से मूल्य में वृद्धि हुई, मांग के हिसाब से मूल्य में वृद्धि हुई। तो ये जो है ये होते हैं। आगे है कि इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है और इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तु क्या है? संसाधन होते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसका कोई मूल्य हो, कोई उसका उपयोगिता हो, तभी वो क्या होगा? संसाधन होगा। आप एक पेंसिल देखते हैं तो लिखते हैं, वो क्या है? संसाधन है, उसका भी मूल्य है। आप सुई धागा के बारे में जानते हैं, उसका भी क्या है? चाहे वो 50 पैसा में दे या 1 रुपया में दे, तो क्या है? वो उसका मूल्य है। वो उसका संसाधन क्या आप काम में लाते हैं? तो कपड़े सीने में लाते हैं। तो ये जो है उसके मूल्य उसके हिसाब से आपको दिख जाते हैं। चलिए, उसने अपने मन आगे है कि उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताई। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो आप बस का सहारा ले रहे हैं, आप हवाई जहाज़ का सहारा ले रहे हैं, आप ट्रेन का सहारा ले रहे हैं, आप पानी के जहाज़ का सहारा ले रहे हैं। मतलब ये क्या है? जहाज़ और गाड़ी, बस ये सब संसाधन है। आपको काम में जो है कम समय लगे, आप हवाई जहाज़ ले लेते हैं, चढ़ लेते हैं, जो दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई जाएंगे, 2 घंटे का ट्रेवल होगा। वहीं आप जो है बस पकड़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं तो घंटे का कोई यहाँ पर मोल नहीं रहता, समय का कोई मोल नहीं रहता। 1 घंटा नहीं बल्कि 10 घंटा आपको वहाँ तक पहुँचने में, जो 1 घंटे का सफ़र आप तय करते हैं वो 10 घंटे में। मतलब ये विकास, मतलब आपका काम कितना तेज़ी से हो रहा है, ये भी क्या है? संसाधन का ही रूप है। संसाधन मतलब विकास में आपका सहायता देने वाला जो एक संसाधन है। क्या है ये? संसाधन है। विकास के लिए भी किया जाता है, सुगम बनाने के लिए किया जाता है, जो मानव जीवन को एक सही जो है और सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या है? हमारे देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए भी किया जाता है। ये सारे संसाधन जो आप देखते हैं वो क्या? सारे के सारे संसाधन हैं। चलिए, इसीलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं जो काखा गाघा में है कि आर्थिक मूल्य लकड़ी से फर्नीचर बनाना, और सौंदर्यात्मक मूल्य जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, ये भी संसाधन हो गया। और कानूनी मूल्य जल एवं वायु को प्रदूषण से रोकना, और नैतिक मूल्य क्या होगा? संसाधनों को संरक्षित करना। आप उसको बचाइए, उसको जो है सुरक्षा करिए, आप उसकी जो है देखरेख करिए। आप अगर जलप्रपात के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं। अगर कोई कुछ ऐसी घटना होती है तो वहाँ पर बचाने की प्रक्रिया है वो भी होती हैं। सुरक्षा जीवन का, सुरक्षा वहाँ के संसाधनों का, सुरक्षा आपके मूल्यों का, ये सारे काम जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। लिखा गया है कि सलमा ने पूछा, अंशु, इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है?
अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देते हैं। जैसे नदियाँ या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहाँ से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाता है। कहा जाता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय ज़रूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। वो बालू जो रेत बनकर आप देख रहे हैं, वो संसाधन का रूप कब बन गया? जब मानव के उपयोग में आया। मानव जो है उसको मूल्य दे दिया, वहाँ पर मूल्यवान वो हो गया। वहाँ पर एक ट्रैक्टर बालू आप लेकर आते हैं तो घर के निर्माण के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो वो मूल्य से आप खरीद कर लाते हैं। एक ट्रैक्टर बालू जो है 6,000 5,000 जितना भी जिस समय का जैसा रेट होता है उस हिसाब से आप लाते हैं, वो क्या है? मूल्यवान हो गया। लेकिन वही रेत आपको दिखेगा कहाँ पे? नदियों के किनारे, तो उसका अभी कोई उतना मूल्य नहीं है, सभी उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक्टर पर आया, जैसे ही वो आप देखते हैं इसकी नीलामी होती है, बालुओं की नीलामी की जाती है, नदियों की नीलाम जहाँ पर बालू पाया जाता है वहाँ पर उस नदियों की नीलामी की जाती है, सरकार के द्वारा टेंडर जो है पास किया जाता है। ये सब जो है संसाधन जो आपके काम के, आपके मतलब आप जो उसको काम में बदल दिए, आप उसको मूल्य दे दिए, तो वो क्या हो गया? तो वो संसाधन है। वो संसाधन मानवीय ज़रूरतों के अनुसार जो है निर्मित हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। क्रियाकलाप है कि 10 जो है प्रतिदिन उपयोग आने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाइए। आप तो भर दिन में 10 नहीं 20 काम करते होंगे जो संसाधन के, यहाँ पर जो भी संसाधन की सूची में है। जैसे आप मोबाइल का उपयोग करते हैं ना, अभी तो आप मोबाइल के, ये भी क्या है? संसाधन है। हम आपके लिए कर रहे हैं कुछ काम, तो ये मोबाइल का कर रहे हैं, चार्जर का कर रहे हैं और कुर्सी का कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं? टेबल का कर रहे हैं, पानी का बोतल है, ये सारे के सारे क्या है? संसाधन है। हमारे जीवन में प्रतिदिन उपयोग होने वाले संसाधन में आप खाना बनाते हैं तो डेगची का, थलिया का, थाली का, जो आप जिस चीज़ का भी उपयोग खाना बनाने के लिए, पानी का, जो भी है, ये सब सारे के सारे क्या है? संसाधन है, प्रतिदिन के संसाधन है। चलिए आगे चलेंगे हम। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चे ने नाश्ता किया। संसाधन के प्रकार अब हम देखेंगे। संसाधन के प्रकार। शिक्षक ने बच्चों को गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया। जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी ताकि वह और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर चली तो सलमा ने पूछा, अंशु, क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए, पहला है क्या? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आवश्यकताएं एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। किसमें? अगर भूमि कहेगा तो भूमि में क्या क्या आते हैं? तो सभी हैं। पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, दलदल भूमि है, ये सारे के सारे भूमि के अंतर्गत आते हैं। मिट्टी के अंतर्गत देखेंगे तो जलोढ़, काली मृदा, काली हो गया, जलोढ़ हो गया, लाल हो गया, अन्य सभी जो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं वो किस में आती हैं? मिट्टी में आती हैं। जल के अंतर्गत देखेंगे तो नदी है, झील है, तालाब है, सागर है, महासागर है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? तो आएंगे आपको जल में। वनस्पति के अंतर्गत देखेंगे तो इस प्रकार के घास, पेड़, पौधे, झाड़ी, ये सारे के सारे किसमें? वनस्पति में आएंगे। और इसी तरह जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अवरक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये सारे जो हैं खनिज संसाधन हैं। समझ गए आप? यहाँ पर कुछ पॉइंट है, देखेंगे कि मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। अतएव
राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। सलमा ध्यानपूर्वक अंशु की बातें सुन रही थी। अंशु ने आगे कहा, यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक प्रदेश, पर्वत है, पठार है और यह मैदान है। ये सारे के सारे क्या हैं? पृथ्वी हैं और ये भूमि है। क्या है? ये भूमि है। और अब दूसरा हम देखेंगे जो कि है मानव संसाधन। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने देखा। अब मानव संसाधन, मानव क्या है? एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का उपयोग जो है अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अब मुंबई चले जाइए, आप मुंबई दिल्ली चले जाइए, वहाँ का आधुनिक संसाधन देखेंगे, वहाँ के मानव का जो दिमाग देखिएगा। आप बेंगलोर चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, सूरत चले जाइए, वहाँ का। और जो है आप कहाँ आ जाइए, आप आइए बिहार, आप आइए यूपी के कुछ ऐसे जो हैं ज़िले, वहाँ जाइए। आप जो है झारखंड के कुछ ज़िलों में जाइए, यहाँ पर आपको वैसे संसाधन नहीं मिलते हैं। आप वैसे जो महानगर हैं वहाँ पर जाइए और नगर में आइए, वहाँ के संसाधन गांव में देखिए और आप शहर में देखिए, वहाँ के संसाधन दोनों में आपको अंतर देखने को मिलते हैं। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे शहर में मिलते हैं तो गांव में उतना लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ की जो है स्थिति और शहर की स्थिति में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो यही है, पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण है। देखिए, अब देशों की बात की गई है तो अफ्रीका जो है, हमने कुछ बातें अपने देश की थी, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका की बातें हैं जो देशों की बातें हैं। तो देश की बातें जो अफ्रीका महादेश है, वहाँ पर कई जो है देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण है। जो अफ्रीका महादेश में कई देश ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। वहाँ की जो अकुशल जनसंख्या दृष्टि से वहाँ पर ज़्यादातर लोग आपको आदिवासी टाइप के मिलेंगे, जो वैसे जानकार नहीं होते, उनको जो है कहा जाता है। बहुत आप देखेंगे अफ्रीका महादेश में तो ऐसे ऐसे जो है जनजाति मिलेंगे लोग, आप जो है यूट्यूब पर भी देखते होंगे या आपको जो है समाचार पत्रों में भी दिखाया जाता होगा या आप टीवी पर भी देखते होंगे कि वहाँ का जो क्षेत्र है वो पूरा जो है अभी भी प्राचीन युग से जो है वहाँ पर वास है। वहाँ पर प्राचीन युग में लोग कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, अभी भी वहाँ पर लगभग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी भी वैसा ही जगह है। तो इसलिए वो विकास अभी जो है उतना नहीं कर पाया है, लेकिन धीरे धीरे उसको लोग सभी देश मिलकर सहायता कर रहे हैं और धीरे धीरे विकसित हो रहा है। आगे देखेंगे तीसरा, मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे मकान, कार्यालय भवन जो पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। हमने 3 संसाधन को पढ़ा, एक जो प्राकृतिक संसाधन, एक स्वयं मानव है संसाधन, तीसरा जो मानव के द्वारा बनाया जाता है कोई भी चीज़ है वो है संसाधन। तो यहाँ पर 3 संसाधन आपने पढ़ा, भूलिएगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, भवन, सड़कें, सड़क, पुल। फिर याद आता है एक बात हमको कि भागलपुर में टूटा है पुल। चलिए आगे चलेंगे, ये भी संसाधन ही था, मानव के द्वारा मानव निर्मित संसाधन था। यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक रूप देखने को मिला, बिहार का बहुत अच्छी तरह से मिला, 1700 करोड़ का घोटाला हुआ है। यहाँ पर आगे चलेंगे, हम उतना इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ संसाधन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिखा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? वर्गीकरण तो अब जो है बस जंगल के बीच से गुजर रही थी, चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष एवं झाड़ियाँ काफ़ी आकर्षण लग रही थी। बच्चे के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा एवं अंशु जो है साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली,
क्या सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, उसमें जो है इसको कई आधार पर उपवर्गों में बांटिएगा आप। तो कैसे? तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण, स्वामित्व। देखिए संसाधन यहाँ पर है ना 3 प्रकार से, यहाँ पर ग्राफ से आप इसको समझिएगा। ये आपका संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार? 3 प्रकार, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन या मानवकृत संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, भूमि, मिट्टी, जल, और मानव में स्वयं मानव, और मानवीकृत में संसाधन में जो आप बनाते हैं मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा इत्यादि। और यहाँ पर देखेंगे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कितने भागों में, 5 भागों में बांटा। कौन कौन? तो विकास का उपयोग की दृष्टि से इसमें 2 हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन विकास की दृष्टि से। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें भी 2, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। उसमें आप चौथा में देखेंगे वितरण के आधार पर, तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। और 5वां देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो ये इसमें जो है 3 प्रकार के स्वामित्व के आधार पर संसाधन में, एक निजी संसाधन, एक राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व में कितने आ गए? 3 आ गए। ऐसे जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 में जो है 2-2 और स्वामित्व में 3। और मानव संसाधन क्या है? स्वयं संसाधन है। और यहाँ पर देखेंगे तो मानवकृत संसाधन जैसे कि हवाई जहाज जो अड्डा बनाते हैं, कार्यालय, मकान, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब जो है क्या है? मानवकृत संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है। अब हम आगे चलेंगे, विकास एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके अब हम इसको छांट कर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है? पहला है आपका जो प्राकृतिक संसाधन में है मानव एवं उपयोग, विकास एवं उपयोग। विकास एवं उपयोग में 2 हमने पढ़े, वास्तविक संसाधन और एक संभावित संसाधन। तो सलमा बोली कि भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंद ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य जो है संसाधनों में बांटा जा सकता है। क्या है वास्तविक संसाधन? तो वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। क्या है? कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। क्या है? आपने समझा वास्तविक संसाधन को? तो यहाँ पर एक बार हम पुनः आपको हम बताते हैं कि संसाधन क्या है। तो वास्तविक संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, मतलब कितना है वो हमको ज्ञात है, तथा इन संसाधनों का उपयोग जो है हम तकनीक की सहायता से करते हैं। तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। तकनीक की सहायता से आप सोना को किस प्रकार से निकालते हैं, अवरक को किस प्रकार से, पेट्रोल को किस प्रकार से, मैग्नीज को किस प्रकार से, ये तकनीक की सहायता आप लेते हैं। जैसे देखेंगे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम है जो कि अरब का हो गया, इराक का हो गया, ये यहाँ से ये पश्चिम एशिया हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का सोना हो गया, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज। ये सब पूछता क्वेश्चन है, कहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या है? मैग्नीज है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? सोना है। और तांबा कहाँ है? राजस्थान में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे करके याद करिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके को पूछे जाएंगे। आगे चलेंगे, संभाव्य संसाधन। अब संभाव्य संसाधन क्या है? उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। मतलब संभाव्य संसाधन जो है लग रहा है कि होगा, संभावना है, मतलब उन संसाधन को कहते हैं जिनकी मात्रा हमको ज्ञात नहीं है लेकिन लग रहा है कि हो सकता है, वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है।
केरल में मिलने वाला थोरियम देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम संभाव्य संसाधनों के उदाहरण हैं। जो लद्दाख में यूरेनियम और थोरियम जो है केरल में, ये संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। देखिए वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये वास्तविक संसाधन है। जो सूर्य की गर्मी देखते हैं, जो लहरें देख रहे हैं, भूमि के अंदर जो व्याप्त ताप है, ये सारे के सारे आज क्या बन गए? वास्तविक संसाधन बन गए। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के भाग हैं? गोविंद बोला, हाँ। इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। मतलब उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। देखिए, जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव जीव होते हैं। सभी क्या है? सजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। और जबकि निर्जीव वस्तुएं जो होते हैं वो अजैव संसाधन हैं, जैसे कि खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि। तो ये सारे क्या हैं? अजैव संसाधन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैव संसाधन कौन है और अजैव संसाधन कौन है। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन और कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन में जो है उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं को कहा जाता है, ऐसे भी समझिए, प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जो खत्म कभी नहीं होगा वो क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन होगा। वो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसकी पुनः पूर्ति हो सके, जिसकी पुनः पूर्ति हो सकती है, वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तो वो क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन होगा। जैसे सूर्य की किरणें, पवने, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और नवीकरणीय संसाधन में देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों में और नवीकरणीय संसाधन को, तो ऐसे संसाधन जिनकी जो क्या है? भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग हो जाने के बाद क्या होगा? उसकी पुनः जो है पूर्ति हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार के खनिज, जैसे कि लोहा हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, अवरक इत्यादि क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन है। ये समझ गया? चलिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं कि जल एवं वन ऐसी नवीकरणीय संसाधन है, जल और वन, जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। जल और वन में यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। मतलब पेड़ पौधे नहीं काटिए, वह पुनः जो है जंगल वन बन जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे, जो जल है, जल का आप दुरुपयोग ना करें, दूषित ना करें, तो जल स्वयं जो है स्वच्छ हो जाएगा और उसकी जो है भंडार की जो क्षमता है वो कभी आपको कम होते नज़र नहीं आएगी। पीने के पानी जो आज आप ढूंढ रहे हैं वो जो है आपको मिलेंगे। अब हम आगे चलेंगे। सीमा दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ साथ मिल रही ये जानकारियाँ काफ़ी रोचक लग रही थी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार हैं? गोविंद ने बोला, हाँ, वितरण के आधार पर भी हमने देखा था। तो वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानीय प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। मतलब ये जो है सब जगह जो है मिल रहा है, ये सर्वव्यापक संसाधन है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इन्हें जो है स्थानीय संसाधन करते हैं, मतलब कुछ ही जो है जगहों पर पाया जाएगा। जैसे देखेंगे तो कोडरमा में पाया जाने वाला अवरक कहाँ पे, ये याद रखेंगे, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। कोडरमा में क्या पाया जा रहा है? अवरक। और जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम और छोटा नागपुर में पाए जाने वाले कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो है कुछ स्थानीय ही संसाधन होते हैं। और समस्त संसाधन क्या है? तो मिट्टी है, पवन है, ये सभी जगह आपको पाए जाते हैं। देखिए, अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 3, जो कि निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया है।
जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संपत्ति कहा जाता है। मतलब आपका घर है, उसी में आपने जो है भूमि आपका वो निजी हो गया है, तालाब आपका निजी हो गया है, वो क्या हो जाएगा, तो वो स्वामित्व वाला संसाधन निजी संसाधन कहलाएगा। समझ गए? किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। रेलवे देख लीजिए, हवाई जहाज़ देख लीजिए, जो चलता है हवाई जहाज़ निजी नहीं, आप आकाशा को नहीं देखिएगा। आप जो है एयर इंडिया जो था अब वो तो चला गया किसके पास, जानते हैं, टाटा ने ले लिया, टाटा का ही था, टाटा ही के पास गया। तो ये जो है ये राष्ट्र के जो होते हैं, जो किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप ट्रेन जो हो गया, और आप पोस्ट ऑफिस को देख सकते हैं, ये राष्ट्र के अंदर हैं। ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है। हम यहाँ पर कुछ बातें जो हैं दी गई है। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता। क्या होता है, 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। जो 19.2 से 200 किलोमीटर होगा तब क्या होगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होगा। अगर 200 से ज़्यादा जैसे ही गए तो वो क्या हो जाएगा, खुला महासागरीय क्षेत्र होगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। 200 किलोमीटर के आगे गए तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में इसको रखते हैं। यह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बाद ही किया जाता है। यहाँ पर बॉक्स में देखेंगे तो समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जो 19.2 किलोमीटर के अंदर होगा वो राष्ट्रीय संसाधन होगा, और 200 किलोमीटर जो होगा, 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, और 200 किलोमीटर के जो क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे, राष्ट्रीय संपत्ति होगी। ये आप समझ गए। अब हम आगे चलेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण का उपयोग देखेंगे क्या है। यहाँ पर देखिए, सलमा को ये जानकारी नई एवं रोचक लग रही थी। वह बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? इन संसाधनों को उसने अंशु से पूछा। अंशु ने बताया कि भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण मरुस्थल में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण क्या है, अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। कहाँ पर प्राकृतिक रूप से खनिज कहाँ मिलेगा, पठार के क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। गोविंद ने कहा, हाँ अंशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। किसके कारण, तो अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, और जो है समुद्र जल तल से ऊंचाई, मरुस्थल में भिन्नता, ये सारे जो हैं क्या हैं, इस प्रकार के सभी संसाधन का वितरण देखेंगे तो पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सालों भर पड़ता है। आपको यहाँ पर ये जो है विषुवत, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो देखते हैं ये विषुवत क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश सालों भर पड़ता है, अधिकता होती है, जबकि उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर यह जो है इसकी उपलब्धता जो है, उनकी उपलब्धता क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पर सूर्य की प्रकाश क्या होती है, तो आपको सालों भर जो है अधिकता रूप से, यहाँ पर बहुत काले लोग होते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण तपते रहते हैं।
आगे चलेंगे। सलमा दोनों की बातें सुनने में मग्न थी। तभी अंशु बोला, सलमा, जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीकी उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। जैसा तकनीक वैसी और आवश्यकता जैसा वैसा। विश्व में जो है ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं तथा कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी हैं, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया। दूसरी ओर देखेंगे तो जिन महादेश अथवा देश के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षित एवं तकनीक रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ अथवा नहीं हो पाया। यहाँ कार्यकलाप है कि अफ्रीका महादेश के कुछ प्रमुख देशों की स्थिति को एटलस पर देखेंगे। वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों और खनिज की जो है पदार्थों की बातों का पता कराएंगे, पदार्थों का भी पता करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत खनिज पदार्थ हैं, लेकिन जो है इसकी जो तकनीकी जो बात है, तकनीकी उपलब्धता ये बहुत कम है। अभी तत्काल के जो समय है, वहाँ पर बहुत ऐसे खोज किए जा रहे हैं जो कि संसाधन का काम करेंगे, जो मानव का जो है आगे बढ़ाने, उस देश को आगे बढ़ाने में विकासशील होगा। चलिए आगे चलेंगे। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। देखिए लिखा गया है कि सलमा बोली, भैया संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी है, फिर भी हमें तो उनके संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए। अंशु बोला, हाँ क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका जो है अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वो आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए। यही नहीं, हमने जो है कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। सलमा बोली, हाँ भैया, हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तभी शिक्षक महोदय की आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो बच्चों, सभी लोग बस पर बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए, बस आगे बढ़ गई। सलमा इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसने नई बातों की जानकारी हासिल की। तो चलिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं और यह जो है पहला का जो है यह आपका समाप्त होता है। भाग यहाँ पर 4 हैं। पहले चैप्टर संसाधन के 4 भाग हैं। हम पहले भाग को पढ़े हैं और 3 भाग अभी आपके और बचे हुए हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर हम इस वीडियो को रोकेंगे और साथ ही साथ जो भी दूसरा भाग होगा यहाँ पर इकाई 1 का शुरू करेंगे, जो कि भूमि मृदा एवं जल संसाधन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। पहला है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है, तो आप बता सकते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो क्या है, ये भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और ये मानव निर्मित संसाधन है, विद्यालय मानव निर्मित, और हवाई अड्डा जो भी हवाई अड्डा है, जो भी विद्यालय है, ये भी क्या है, मानव निर्मित है। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए ये हवाई जहाज नहीं है। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। थोरियम तो क्या है, ये है संभाव्य, क्या है, ये संभावना है, थोरियम का संभाव्य है। देखिए संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक क्या है, तो तकनीक चाहिए, आवश्यकता चाहिए, निर्माण ज्ञान चाहिए, ये सभी आपको आवश्यकता होती है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिए है और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको हम करवा देंगे। यहाँ पर तंबाकू का सेवन अगर करिएगा तो जो औसत आयु है 10 साल आपकी कम हो जाएगी, यही है। चलिए तो मिलते हैं अगले वर्ष जो है यहाँ पर जो चैप्टर इकाई 1 का जो भूमि मृदा एवं जल संसाधन है इसको पढ़ेंगे अगले पार्ट में हम। ठीक है, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपका है जो हम जल्द ही समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलते हैं।